Hello student, welcome to my Booklo channel. My name is Vikas Srivastava. Today we are going to cover second part of chapter 5 Rock and Minerals from NCERT Geography of class 11th. आज हम इस सेकेंड पार्ट में जो पोर्शन छूट गए थे उनको कवर करेंगे। इस पार्ट को देखने से पहले आप इसी चैप्टर पे बना फर्स्ट पार्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये सेकेंड पार्ट आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमने यहाँ तक इग्निशियस रॉक तक डिस्कशन कर लिया था सॉलिडिफिकेशन को लेके, दैट द प्रोसेस कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की क्रस्ट पे या कहें कि उसकी सरफेस पे कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से इग्निशियस रॉक बनती हैं। मीन्स जो लावा निकलता है वॉल्केनो से वो अर्थ में चारों तरफ फैलता है और फिर कूलिंग की वजह से या सॉलिडिफिकेशन कह लें उसकी वजह से वो सब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, एक दो पॉइंट छूट गए थे उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि इग्निशियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। जो इग्निशियस रॉक्स हैं उनको हमने उनके टेक्सचर के बेसिस पे भी क्लासिफाइड किया है। जैसे कि टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का टेक्सचर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेन्स का साइज और उनका अरेंजमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एटम्स का अरेंजमेंट ठीक है किस एंगल पे हुआ है उस तरीके से हम ये उसका किसी भी मैटर का ये टेक्सचर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेन्स छोटे हैं या बड़े हैं या किस एंगल में या कैसे उनका अरेंजमेंट हुआ है, लेयर वाइज है, किस तरीके से हम। इफ मोल्टेन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट अ ग्रेट डेप्थ मिनरल्स ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज। इस पे भी कंडीशन है कि ग्रेन छोटे होंगे या बड़े होंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि मोल्टेन जो मटेरियल है इज कूल्ड स्लोली एट द ग्रेटर डेप्थ। अगर इस तरीके से लावा निकलने से पहले ही यहाँ पे मैग्मा कहीं पे स्टॉक हो गया, यहीं पे कहीं पे पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया, यहीं पे हुआ और धीरे धीरे इसका कूलिंग होगी। ठीक है, तो क्या होगा, मिनरल्स गेन्स में बी वेरी लार्ज। हो सकता है कि यहाँ पे ये कंडीशन डिपेंड करती है कि इस जगह पे अगर कूलिंग होगी तो ग्रेन्स काफी बड़े होंगे क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाए। जब बाहर नहीं निकले वो कई जगहों पे फैल नहीं पाए, मीन्स इनकी एक बहुत ही थिन लेयर अर्थ की सरफेस पे नहीं बन पाए। जब अर्थ की सरफेस पे थिन लेयर ना बन के यहीं पे काफी क्वांटिटी में इनका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली इनकी ग्रेन्स बड़े होंगे। ओके, सडन कूलिंग रिजल्ट इन ए स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। अगर इनकी सडन कूलिंग होती है, सडन कूलिंग कब होगी, जब ये मिनरल्स किसी सरफेस पे आएंगे और एक थिन लेयर के तौर पे ये पूरे काफी लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे कूलिंग होगी। ठीक है, तब ये इनके पार्टिकल हो सकता है या ग्रेन जो हो सकता है वो स्मॉल हो या और स्मूथ हो। ठीक है, दोनों ही होंगे। अगर ये लावा या मैग्मा अंदर ही कूल हो जाता है, एक ग्रेटर डेप्थ में जाके कूल होता है, तो फिर इनके जो ग्रेन्स हैं वो ज्यादा चांसेस हैं कि बड़े होंगे। ओके, नाउ ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती हैं कि वहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे मिलने वाली रॉक्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप को आपको वहाँ पे सॉइल मिलेगी। ठीक है, रेड मिलेगी, येलो मिलेगी, लेटराइट मिलेगी, कौन सी सॉइल मिलेगी, इस बात पे डिपेंड करता है। अभी मैं और ज़्यादा डीपली आगे डिस्कशन करूँगा। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ द कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ द ग्रेन्स मेकिंग अप इग्निशियस रॉक। अगर ना तो वो पूरी तरीके से बाहर आ पाए हैं अर्थ से और ना ही अंदर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इंटरमीडिएट स्टेज पे है। अगर इंटरमीडिएट कंडीशन पे है, ना तो उनकी ज़्यादा अच्छी तरीके से कूलिंग हो पाई है, ना वो अभी मोल्टन स्टेज में है, तो फिर हो सकता है कि ग्रेन्स भी दोनों के बीच के साइज के हो, ना ही बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ग्रेनाइट, गैब्रो, परमिटेड बसाल्ट, वॉल्केनिक
Vika and Tuff are some of the example of igneous rock. ये सभी igneous rock के एग्जाम्पल हैं. ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट. ओके, ये सारे अब मैं आपको दिखा देता हूँ igneous rock. ये देखिए, ये igneous rock का एग्जाम्पल है, या आप कह सकते हैं igneous rock ही है. ओके, नाउ अब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की. Sedimentary rocks. The word sedimentary is derived from the Latin word sediment. Basically आप इस बात से समझ सकते हैं कि sedimentary rocks ये नाम रॉक का क्यों पड़ा. ठीक है, क्योंकि ये सेडिमेंट से मिलकर बनी होती है. Which means, जिसको हम लैटिन वर्ड्स में sediments, और इसका मतलब क्या होता है, रॉक्स igneous, sedimentary एंड मेटामॉर्फिक. ये तो रॉक्स के टाइप हो गए. ठीक है, विच मीन सेटलिंग, मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक जगह पे कहीं पर इकट्ठा हो जाना. ठीक है, और फिर रॉक में उनका कन्वर्ट होना, मीन्स एक कहीं जगह पे इकट्ठा हो गया किसी जगह पे, और कूलिंग या सॉल्टिफिकेशन की वजह से वो एक बड़े से रॉक में कन्वर्ट हो गए. जैसे कि ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है. आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए कई टाइप्स के यहाँ पे आपको रॉक्स मिलेंगे. ये इस तरीके से, और ये देखिए ये मटेरियल अलग अलग तरीके के कई कलर आपको मिलेंगे. यहाँ पे वाइट भी देखने को मिल रहे हैं, और मीन्स कह सकते हैं आप रेड कलर भी देखने को मिल रहा है. तो अलग अलग ये कलर इस वजह से मिल रहे हैं कि कई टाइप्स के सेडिमेंट्स एक ही जगह पे इकट्ठे हुए और उनके कंपोजिशन से या उनके कलेक्शन की वजह से एक बड़े रॉक में कन्वर्ट हो गए. वही सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं. ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज्ड टू, ये तो ऊपर टाइप्स हो गए. igneous, sedimentary, metamorphic of the earth surface are exposed to denudation agent and are broken up into a various size of the fragment. Denudation agents का मतलब क्या होता है कि denudation agent का मतलब हो गया जैसे कि एयर, वाटर, ये सब कॉज बनते हैं इनके फ्रेगमेंटेशन का, इनके टूटने का. ठीक है, बहुत तेज हवा चली, पत्थर गिरे, टूटे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मीन्स टूट गए. ओके, या वाटर की वजह से ग्रेजुअली उनका धीरे 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 क्षय होता गया. ओके, तो इस तरीके से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं कि एयर या वाटर या और भी बहुत सारे डेनुडेशन एजेंट हैं जिनकी वजह से इनका निर्माण होता है. Such fragmented are transported by different exogenous agencies and deposited. ये क्या होता है, इन्हीं एयर और वाटर की मदद से जो एक्सोजेनियस एजेंसीज हैं, डिपॉजिटेड हैं, मींस ये इन्हीं की मदद से, वाटर या एयर की मदद से ही किसी एक जगह पे कलेक्शन हो जाता है. दिस डिपॉजिट थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक. दिस प्रोसेस का लिथिफिकेशन. कई जगहों से सेडिमेंट्स के आने से और एक जगह पे कलेक्शन होने से जो रॉक बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं. ओके, इन मैनी सेडिमेंट्री the layer of the deposit retain their characteristics even after lithification. अभी आपने जैसे देखा कि बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बनाए रखते हैं, वो बदलते नहीं. इसी वजह से आपको इतना वेरियस टाइप देखने को मिला है, किसी एक में कन्वर्ट नहीं हुआ. इसमें मैक्सिमम पोर्शन आपको ब्लैक दिख रहा है और इसमें क्या हो रहा है, मल्टी कलर है. ठीक, तो जो सेडिमेंट्स आके कलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से अभी भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कई सारे सेडिमेंट्स अलग अलग रॉक्स के एक जगह आपके कलेक्शन हुआ है और रॉक में कन्वर्ट हो गए हैं, एक बड़े से रॉक में कन्वर्ट हो गए. Hence we see a number of layers varying thickness in the sediment rock like a sandstone shale. ये सब आपको देखने को मिलेगा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया. Depending upon the mode of formation of the sedimentary rocks are classified into three major groups. Depend on the mode of formation of sedimentary rocks. जैसे कि अभी हमने igneous rock के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, वैसे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की. ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे. मेटामॉर्फिक रॉक्स
ठीक, igneous rocks, sedimentary rocks, now metamorphic rock. The word metamorphic means change of form. मेटामॉर्फिक का मतलब ही चेंज ऑफ रॉक्स होता है, मतलब एक रॉक से दूसरे रॉक में बदलना. These rocks are under the action of the pressure, volume and temperature. ये कैसे होता है? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होगा या बहुत कम होगा, या वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा, या टेम्परेचर हाई या लो होगा, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उस एरिया में या उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में किस टाइप की रॉक्स मिलेगी. ठीक है, और वो अगर मेटामॉर्फिक रॉक है तो उस पर डेफिनेटली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा होगा. Metamorphism occurs when rock are forced down to lower level by the tectonic process. क्या होता है कि जब टेक्टोनिक प्रोसेस होती है, प्लेटों का खिसकना होता है, तो रॉक्स क्या होती हैं, वो धीरे 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 जहां से उनको गैप मिलता है वहां से वो अंदर चली गई. और when molten magma rising through the crust comes in a contact with crystal rocks, या तो ऊपर वाली रॉक्स अंदर गई हो लोअर लेवल तक, या अंदर से मैग्मा बाहर आया हो. राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम इन कांटेक्ट विद क्रिस्टल रॉक. आर अंडरलाइनिंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइनिंग रॉक्स. तो क्या होगा, जो अंडरग्राउंड रॉक्स है जो बाहर आई मैग्मा से, ठीक है, बाहर आ रही है, तो ऊपर वाली जो पहले से मौजूद रॉक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे क्रिएट करेगी क्योंकि ये नीचे है अभी. ओके, या तो फिर मैग्मा अंदर ही रह गया हो यहाँ पे कहीं पे, और ऊपर से ऑलरेडी ये रॉक्स हैं जो कि काफ़ी हैवी हैं, तो दोनों ही कंडीशन पे इन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा. अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएंगी. ओके, ना इसको रफ कर देता हूँ मैं. Mechanical disruption and the organization of the original minerals within the rock due to breaking and crushing without any appreciable chemical change is called the dynamic metamorphism. अगर इन्हीं रॉक्स की या डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स की ब्रेकिंग होती है, क्रशिंग होती है, मतलब कि इनका टूटना या पिसना, विदाउट एनी एप्रिसिएबल केमिकल चेंजेस, कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो, सिर्फ फिजिकली, ठीक है, इज कॉल्ड द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. अगर ब्रेकिंग और क्रशिंग विदाउट केमिकल चेंजेस होती है, ठीक है, और उसके बाद जो रॉक बनती है, तो वो रॉक क्या होगी, मेटामॉर्फिक होगी, और इसको हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहेंगे. इस प्रोसेस को हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, दो टाइप के थर्मल मेटामॉर्फिज्म होते हैं, एक तो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म. ओके, थर्मल का मतलब टेम्परेचर से जुड़े हुए, एक कॉन्टेक्ट और दूसरे रीजनल मेटामॉर्फिज्म. ओके, नाउ types of metamorphic rocks depend upon original rock that was subjected to metamorphism. Types of मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक. डेफिनेटली जो भी नई मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, ओरिजिनल मेटामॉर्फिक रॉक पे डिपेंड होगी कि उनका क्या मटेरियल था. जो नई बनेगी तो ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि इससे पहले वो क्या थी, ठीक है, किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक उनके पास थे, और उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म कहेंगे. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप. एक फॉलिएटेड रॉक होगी, एक नॉन फॉलिएटेड रॉक होगी. जैसे कि ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये सभी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं. ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, मार्बल, ये सब किसके एग्जांपल हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के. ओके, मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये मेटामॉर्फिक रॉक है. ओके, ये मेटामॉर्फ, आपको घरों में इस तरीके की पत्थर मिल देखे होंगे, ठीक है, फर्श पे इसी के ही बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं घरों में. ठीक है, नाउ रॉक साइकिल. ये सारी हमने रॉक्स पढ़ ली, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक.
अब हम इन रॉक साइकिल को एक बार जरा समझ लेते हैं, ये है क्या। रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर अ लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। जो रॉक होती हैं वो काफी समय तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती। डेफिनेटली अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इसी वजह से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। रॉक साइकिल इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, रॉक एक साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो रुकती नहीं है। थ्रू विच ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वन, डेफिनेटली। Igneous rock are primary rocks and other rocks from these primary rock, igneous rock can be changed into metamorphic rocks. इस तरीके से क्या होता है कि igneous rock, metamorphic rocks फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सेडिमेंट्री में। इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, आपस में ही ये बदलती रहती है। किसकी वजह से? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की वजह से। ओके, ये आपके यहाँ देखिएगा बुक में चार्ट बना होगा कि तीनों रॉक एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेट है। ओके, आपस में ही बदलती रहती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, द फ्रेगमेंट्स ड्राइव्ड आउट ऑफ इग्निशन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए वही मैं अभी आपसे क्या क्या कह रहा था कि फ्रेगमेंट्स ड्राइव्ड आउट ऑफ द इग्निशियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर टूटती हैं, ठीक है, और इनके सेडिमेंट्स टूट के किसी एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। सेडिमेंट्री रॉक्स themselves कैन बी सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स खुद भी टूट के क्या बना दे, सेडिमेंट्री रॉक्स बना दे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगी पूरा, इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है बड़ी रॉक, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर ब्रेक हो जाती है एयर की वजह से, वाटर की वजह से, वाटर मीन्स फ्लड वगैरह आ जाती है या लैंड स्लाइड्स होती है, तो और फिर ये कहीं पे जाके किसी एरिया में जाके इनका कलेक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली एक नई सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। ओके, नाउ द क्रिस्टल रॉक मीन्स igneous metamorphic sedimentary once formed may be carried down into a mantle interior of the earth। एक बार अगर ये बन गए, हो सकता है कि ये वापस अर्थ के मेंटल पे चली जाए। अगर अर्थ को एक आता है या वॉल्केनो होते हैं, तो वहां पे आपको काफी क्या मिलेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दरारें पड़ जाती है, ठीक है। उन दरारों से हो सकता है कि रॉक्स अंदर मेंटल तक पहुंच जाए। थ्रो सबडक्शन प्रोसेस पार्ट्स और होल ऑफ द क्रिस्टल प्लेट्स गोइंग डाउन अंडर अनदर प्लेट कन्वर्जेंस। हो सकता है कि पूरी की पूरी एक प्लेट ही किसी दूसरे प्लेट के नीचे चले जाए, जैसे कि अभी हम आगे पढ़े हैं और या पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वॉल्केनो वगैरह एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे जाना, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं और आगे भी और करेंगे। एंड द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर। और हो सकता है कि जब अंदर जाए मेंटल के, ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे कहीं पे दरार पड़ गई, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये सरफेस है, यहाँ पे कहीं पे दरार पड़ गई, तो हो सकता है कि ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के क्या हो जाए, अंदर चली जाए, ठीक है, इस तरीके से वाली प्लेट अंदर चली जाए और मेंटल पे पहुंचकर ये क्या हो जाए, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए इन द इंटीरियर एंड टर्न इनटू मोल्टन मैग्मा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए। द ओरिजिनल सोर्स फॉर इग्निशियस रॉक, जो कि ओरिजिनल सोर्स है इग्निशियस रॉक का। तो कैसे आपने देखा कि एक सेडिमेंट्री रॉक्स भी या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी फिर दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो सकती है, इग्निशियस रॉक्स में। ओके, तो ये पार्ट हम यहीं तक फिनिश करते हैं। मैंने काफ़ी टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर दिए हैं, अगर कुछ छूट गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं।
ठीक, चल यहाँ से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये पार्ट 1 होगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी। ओके, इस चैप्टर को कवर करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कुछ और जो इसमें मेन टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, उन पे जरा एक फोकस डाल लेते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस फर्स्ट तो यही रहेगा, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल, बायोलॉजिकल, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, मास मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, ओके। और रैपिड मूवमेंट जिसमें कि लैंडस्लाइड वगैरह आएगी, इरोजन एंड डिपोजिशन भी देखेंगे। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने कुछ पॉइंट्स अभी इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताए हैं। सॉइल एंड सॉइल कंटेंट कैसे बनते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीजें हम चैप्टर में देखेंगे। तो हम चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ अनइवन। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आना चाहिए, जो कि इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कि जो अर्थ की सरफेस है इतनी अनइवन क्यों है। मीन्स कहीं पे आपको माउंटेन दिखाई देते हैं, कहीं पे आपको प्लेटू दिखाई देते हैं, ठीक है, और कहीं पे आपको क्या वैली दिखाई देती है, इस तरीके से कॉर्स दिखाई देते हैं, इस तरीके से रिवर है, सी है, ओशन है, मैनी टाइप्स आते हैं, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो डायनेमिक है, स्टेबल नहीं है, वो बदलती रहती है, ठीक है। यू आर वेल अवेयर दैट इज मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि केवल वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली भी मूव करती है, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में। द एक्सटर्नल फोर्स आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्स, और इसके मूवमेंट में कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स में जिसको हम एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं, और इंटरनल फोर्स जिसको हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट इन ए वेयरिंग डाउन, मीन्स एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि डिग्रेडेशन होता है ऑफ रिलीफ एंड एलिवेशन एंड फिलिंग अप द बेसिन एंड डिप्रेशन। क्या होता है कि एक सेकेंड में आपको फिगर समझा देता हूं कि अगर कोई माउंटेन है और यहां से पत्थर टूट टूट के क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं वैली में जाके या किसी प्लेन एरिया में जाके इनका कलेक्शन होगा, ओके। बेसिन में या डिप्रेशन में कहीं जाके उसको फिल कर देंगे और वो प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अपने नॉर्थ इंडिया पार्ट में यही हुआ है बेसिकली। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गई तो वहां पे फोल्ड माउंटेन बन गए, जब फोल्ड माउंटेन बन गए वहां से पत्थरों का टूटना इस तरीके से जारी रहा, जो कि यहाँ पे बेसिन या वैली को जिसने भर दिया, और ये पूरा एरिया कैसे कन्वर्ट हो गया, एक प्लेन एरिया के रूप में। और जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर के देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर आसान हो जाता है, क्योंकि पानी काफी समय तक रुकता है जिसका हम यूज एग्रीकल्चर में करते हैं। जब एग्रीकल्चर बढ़ जाता है तो यहाँ पे आसपास बसावट बढ़ जाती है, लोगों के घर वगैरह, क्योंकि जहाँ पे उत्पादन होगा डेफिनेटली लोग वहां पर रहना चाहेंगे उसी के आसपास एरिया में, ठीक है। धीरे धीरे ये सब एरिया डेवलप्ड होते हैं, एग्रीकल्चर से ही प्रोडक्शन होता है, सरप्लस होता है, सरप्लस से और वेल्थ आती है लोगों के पास, उस वेल्थ का वो लोग अदर इंडस्ट्रीज में मीन्स इंडल्ज होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। On the earth surface, the phenomenon of the wearing down of the relief variation of the surface of the earth through erosion is known as gradation। अगर इरोजन हो रहा है मीन्स धीरे धीरे क्षय हो रहा है, ठीक है, प्लेट खिसक रही है या ऊपर की जो क्रस्ट है वो धीरे धीरे खिसक रही है, रोज हो रही है, क्षय हो रही है, और किसी बेसिन या डिप्रेशन को फिल कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं, ओके। नाउ इन जनरल टर्म्स, ये तो एक्सोजेनिक फोर्स की बात हुई। इन जनरल टर्म एंडोजेनिक फोर्स आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस
मीन्स आमतौर पे या मुख्य रूप से कह लें लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड वेयरिंग फोर्सेस। लैंड वेयरिंग फोर्सेस का मतलब एक्सोजेनिक फोर्सेस लैंड वेयरिंग का मतलब ये क्या होता है कि इनमें ज़्यादातर टूटना मास मूवमेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडोजेनिक में क्या होता है नए नए प्लेटों और माउंटेन्स वगैरह बनते हैं जो कि एक प्लेट के दूसरे प्लेट के नीचे जाने की वजह से बनते हैं या आपस में टकरावट की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो इंडोजेनिक फोर्स क्या हुआ, लैंड बिल्डिंग फोर्स हुआ, और एक्सोजेनिक फोर्स क्या हुआ, लैंड वेयरिंग फोर्स हुआ। ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस, दोनों ही फिजिकल स्ट्रेस डालती हैं। डेफिनेटली मीन दबाव डालना, ठीक है, या तो ब्रेक होंगे, ठीक है, या तो प्लेट एक दूसरे के नीचे जाएगी, ठीक, दोनों ही क्या होगा स्ट्रेस डालेंगे। ये इस तरीके से स्ट्रेस डालती है जो ऊपर प्लेट होगी उसको फोल्ड करेगी, और ये इस तरीके से स्ट्रेस डालती है जहाँ पे डिप्रेशन होता है उसको फिल करने में दबाव डालती है यहाँ पे। ठीक है, एंड द केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल, और केमिकल एक्शन भी होते हैं, केवल फिजिकल स्ट्रेस नहीं डालती हैं, केमिकल एक्शन भी होते हैं इनकी वजह से। ओके, बहुत सारी चीजें अभी हम सारा डिस्कशन करेंगे कैसे केमिकल एक्शन एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि डिफाइन द जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड व्हाट आर द मींस फैक्टर विच आर इंडल्ज इन इट। ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं इसमें, ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपके हाई लेवल लेवल के कंपटीशन क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें केमिकल एक्शन और फिजिकल स्ट्रेस दोनों ही होते हैं एंड ब्रिंग अ चेंजेस इन अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और दोनों ही फिजिकल स्ट्रेस केमिकल एक्शन दोनों ही वजह से क्या होता है सरफेस ऑफ द अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट आता है। पहाड़ टूट रहे हैं, डिप्रेशन में फील हो रहे हैं वो टूट टूट के, तो फिर एक प्लेन एरिया कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या तो फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो फिर फोल्ड माउंटेन बन रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, माउंटेन बने या प्लेटू बने। डायस्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म आर इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, डेफिनेटली डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म दोनों के विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये दोनों ही इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, मींस अर्थ के इंटीरियर भाग में होती है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये सारी चीजें एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आती हैं, ये भी अभी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड, ये सारे क्या हैं, एक्सोजेनिक एलिमेंट हैं। ओके, capable of acquiring and transporting earth material can be called a geomorphic agent। इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया है कि जियोमॉर्फिक एजेंट, या इससे पहले वाले पार्ट में, हाँ सेकंड पार्ट में मैं बता रहा था कि जियोमॉर्फिक एजेंट क्या क्या होते हैं, तो ये वाटर, आइस, विंड और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करें। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रही है या होगी तो जो मेन कॉज होंगे ये वाटर, आइस और विंड, ये मेन कॉज होंगे उसके, ठीक है, बेसिक एलिमेंट कह लें आप। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देयर वुड बी नो मोबिलिटी एंड हेंस नो इरोजन। जिस तरीके से ये मूवमेंट के लिए काफी बिग रोल प्ले करते हैं वाटर, आइस और विंड, उसी तरीके से ग्रेविटी, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आनी है, इरोजन हो रहा है या होना है, तो उसमें ग्रेविटी बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी पोर्शन को या किसी भी बड़े ब्लॉक को नीचे की ओर अट्रैक्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर पॉसिबल, तो कोई भी इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आर नॉट पॉसिबल, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है अगर ग्रेविटी ना हो, डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप और डीपली इस टॉपिक पे जाएंगे ग्रेविटी को लेके तो आप समझ पाएंगे कि अगर हम अर्थ पे हैं तो बेसिकली रीजन उसका क्या है, ग्रेविटी, वरना हम लोग हवा में उड़ रहे होते, ठीक है ना। इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है,
जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अब वन बाय वन हम एक एक चीज देखेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस। ओके, द एनर्जी emanating from within the earth is a main force behind the endogenic geomorphic process. एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, अगर एनर्जी अर्थ के अंदर से निकल रही है, इज द मेन फोर्स बिहाइंड द इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये किसी जगह पे इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होने का मेन कॉज हो सकता है कि किसी की अर्थ पर किसी भी भाग से, इंटीरियर से मीन्स क्या, हीट का बाहर निकलना, और किसी भी तरीके से के फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि गीजर वगैरह या वॉल्केनो। ओके, कॉज क्या हो सकते हैं? जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, हो सकता है रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, मिनरल्स हो अंदर, रोटेशन हो भी कॉज हो सकता है, टाइडल फ्रिक्शन हो सकते हैं, एंड प्रीमोर्डियल हीट हो सकती है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। जो स्टार्टिंग में प्रीमोर्डियल हीट का मतलब है, जो स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी थी तो उस समय की हीट अभी भी अर्थ के कोर में मौजूद है, तो हो सकता है कि वो कारण हो। ठीक है ना, प्रीमोर्डियल हीट क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, primordial heat is the internal heat energy accumulated by dissipation in a planet during its first few million years of evolution। मीन्स जब अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा था उस समय इसको बनने में जो एनर्जी लगी, वो आज भी काफी हद तक वो क्या है, इसके कोर पे स्टोर है। ठीक है, तो वो भी कॉज हो सकता है कि जो हीट वो रिलीज करती हो टाइम टू टाइम। ओके, this energy due to geothermal gradient and heat flow from within induce dystrophism and volcanism in the lithosphere. This energy due to geothermal gradient, geothermal gradient अभी मैंने पढ़ा है आपको, geothermal gradient and heat flow from within induce dystrophism and volcanism। दोनों ही कंडीशन में क्या हो सकता है, लिथोस्फीयर से हीट बाहर आए। डायस्ट्रोफिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जहां वॉल्केनो में आपको डीपली पढ़ा चुका हूं, डायस्ट्रोफिज्म बता देता हूं क्या है। इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ की क्रस्ट में डिफॉर्म हो रही है, अर्थ की क्रस्ट अगर डिफॉर्म हो रही है, मतलब इसका फॉर्मेशन चेंज हो रहा है या टूट रही है या बन रही है, विच इन्वॉल्व फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, जिसमें क्या फोल्डिंग और फॉल्टिंग दोनों इन्वॉल्व है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ठीक है, ऊपर उठना या नीचे की तरफ दरार बनाना, ठीक, या टूटना कह सकते हैं, फॉल्ट। दे इंक्लूड ओरोजेनिक एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन। ओरोजेनिक मीन्स अगर माउंटेन बन रहा है, इपिरोजेनिक प्रोसेस अपलिफ्ट और वर्पिंग ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जब काफी बड़े मात्रा में अर्थ क्रस्ट का ऊपर उठना। ठीक है, ये दो प्रोसेस इन्होंने बताई है डायस्ट्रोफिज्म में, एक ओरोजेनिक हो सकती है, एक एपिरोजेनिक हो सकती है। अर्थक्वेक्स इन्वॉल्व लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट। अर्थक्वेक में क्या होता है, ये सब एंडोजेनिक की बात हो रही है। ठीक है, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ। अर्थक्वेक इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट। अर्थक्वेक में हो सकता है कि एक माइनर मूवमेंट देखने को मिले या ह्यूज मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स आप जानते हैं कि इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट प्लेट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके ना, फिगर देख लेते हैं। ये जो मैं फॉल्ट की बात कर रहा था, ये है फॉल्ट प्लेन, इस तरीके से ये फॉल्ट, ये ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पे, एक फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो फोल्डिंग ये ऊपर का आना हुआ, इस तरीके से फोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, फॉल्टिंग का मतलब क्या, यहाँ से ब्रेक हो जाती है, फॉल्ट की रेट हो जाती है। ठीक, ये सब चीजें, सिनिकल वैली, एंटी सिनिकल वैली, ये सभी अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंटी सिनिकल माउंटेन, सिनिकल रिज, इस तरीके से। ठीक है,
ना प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी क्या है? ओरोजेनी का भी हम लोगों ने देखा ना एक टाइप। जी क्या कह रहे हैं? प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी द क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। फोल्ड मैंने आपको दिखाए अभी। द क्रस्ट इज severely deformed into fold due to epeirogeny. There may be simple deformation. ठीक है, हो सकता है कि सिंपल डिफॉर्मेशन एक साधारण सा डिफॉर्मेशन हो। ओरोजेनी इज ए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर एपिरोजेनी इज ए कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ओरोजेनी से क्या होता है? माउंटेन्स बनते हैं, और एपिरोजेनी से क्या होता है? कॉन्टिनेंट बनते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस की बात हुई, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। ठीक, तो ओरोजेनिक से माउंटेन और एपिरोजेनिक से क्या? कॉन्टिनेंट। ठीक है, बड़े मात्रा में लार्ज पार्ट का क्रस्ट का टूटना या ऊपर आना क्या क्रिएट करेगा? एक प्लेन क्रिएट करेगा। ओके, और वहीं पे किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से ऊपर आना माउंटेन क्रिएट करेगा। ओके, बनाएगा, फॉर्म करेगा। ऑल दिस प्रोसेस कॉजेज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसको हम पीवीटी कहते हैं, चेंजेस विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म एंड रॉक्स। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर पढ़ा उसमें देखा था कि सेडिमेंट्री, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होगी और रॉक बनेंगे इस कंडीशन में भी, अगर कहीं पे ओरोजेनिक हो रही है प्रोसेस और या एपिरोजेनिक हो रही है। ठीक है, वॉल्केनिज्म क्या? अभी अर्थक्वेक देखा है, हम वॉल्केनिज्म देख लें। वॉल्केनिज्म इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन रॉक। ये आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि मोल्टेन रॉक जैसे कि जो इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकलती है। ठीक है, टुवर्ड द अर्थ सरफेस एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स मींस कई सारे क्या हो सकता है कि अर्थ के इंटीरियर भाग पे बनाए हों उसने कई सारे फॉर्म्स अलग अलग टाइप्स की, या अर्थ के सरफेस पे बनाए हों। ठीक है, प्लेन भी हो सकते हैं, प्लेन एरिया भी क्रिएट कर सकती है, वैली भी क्रिएट कर सकती है, माउंटेन भी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि बहुत से ऐसे माउंटेन हैं जो कि काफ़ी सालों से उनमें इरप्शन नहीं देखा गया, तो वो साइलेंट है अभी तक। ओके, तो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, वॉल्केनो ही क्रिएट कर देते हैं। एक्सोजेनिक, अभी तक ये एंडोजेनिक हुआ, अर्थक्वेक वगैरह, वॉल्केनिज्म जहाँ पे हम इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से हीट निकल रही थी। एक्सोजेनिक में क्या है? द एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो इंडोजेनिक प्रोसेस है उसको एनर्जी मिल जाती है अर्थ के कोर से, जहाँ पे हीट पहले से ही मौजूद है। ठीक है, मगर एक्सोजेनिक प्रोसेस को जो हीट मिलती है या एनर्जी आप कह लें, जो कि हम लोगों को खाने से मिलती है, और इस टाइप की प्रोसेस को बाहर एटमॉस्फेयर से मिलती है। बाय अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन, इसमें सन बहुत बड़ा रोल निभाता है, एंड आल्सो ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर्स। सन तो बहुत बड़ा रोल निभाता ही है, साथ में क्या आल्सो ग्रेडियंट्स, जो कि टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो हम अभी बार बार ये वर्ड पढ़ने में आ रहा है, स्ट्रेस वगैरह। ठीक है, स्ट्रेस बार बार अभी शब्द आया, स्ट्रेस क्या है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी पर यूनिट एरिया पे अप्लाई किया गया फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। स्ट्रेस दोनों कंडीशन पे हो सकता है, या तो इस पे पुश किया जाए, दबाव डाला जाए, या तो इसको स्ट्रेच किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक दरार फॉल्ट पड़ेगी जहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ ब्रेक हो जाए। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस दैट ब्रेक रॉक एंड अदर अर्थ मटेरियल। स्ट्रेस क्या करती है? स्ट्रेस दैट ब्रेक रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल। जो स्ट्रेस होती है या तो ब्रेक करेगी रॉक्स को, ब्रेक द रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल, जितने भी अर्थ पे मटेरियल मिलते हैं उन सब में भी अगर स्ट्रेस पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म्स डेनोटेशन। जितने भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं आर कवर्ड अंडर द जनरल टर्म्स डेनोटेशन। अगर हम सारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अगर किसी एक जनरल टर्म के अंदर रखना चाहें तो हम उसको डेनोटेशन कह सकते हैं। ठीक है,
वेदरिंग, मास वेस्टिंग मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूड इन डेनुडेशन। ये सब चीजें वेदरिंग हो गई, मास वेस्टिंग हो गई या मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सब डेनुडेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिपेंड करती है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि वहाँ की डेंसिटी क्या है, टाइप ऑफ द सॉइल या रॉक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजिटेशन क्या है। ठीक है। विच largely depend upon precipitation and temperature exert influence indirectly। और उस जगह पे होने वाले प्रेसिपिटेशन मतलब कि बर्फ का गिरना या बारिश होना, और टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा होना या नॉर्मल होना या बहुत कम होना। ठीक है। एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, ये सब डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे, ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके ना, एक चार्ट है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। डेनुटेशनल प्रोसेस जो अभी मैंने आपसे बात कही कि जिसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन, ये सब हम डेनुटेशनल प्रोसेस के अंदर रख सकते हैं। वेदरिंग में क्या होता है या इसमें कौन कौन से फोर्स मीन्स के कारण ये वेदरिंग होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस हो गए और केमिकल एक्शन हो गए, इनके कारण वेदरिंग होती है। मास मूवमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा कारण है मास मूवमेंट का, काफी बड़ी लेवल पे लैंडस्लाइड वगैरह होना सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मीन्स या तो विंड के कांटेक्ट में आएंगे या तो फिर आएंगे वाटर के कांटेक्ट में। ठीक है, उनकी एनर्जी इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर बीइंग इक्वल, the intensity of the action of the geomorphic process depend upon type and structure of the rock। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लाइमेटिक फैक्टर बीइंग इक्वल मीन्स जैसे जिस तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसी तरीके से वहां पे जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रही है वो डिपेंड करती है कि वहां के रॉक का टाइप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें वो कह रहे हैं, सच एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक एज फोल्ड्स। ठीक है, रॉक्स के फोल्ड्स या फॉल्ट या ओरिएंटेशन कैसा है, इंक्लिनेशन कैसा है ऑफ द बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, बेडिंग प्लेन्स, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, केमिकल्स, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये सारी चीजें काफी मीन्स ये सब किसके अंडर में आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स पे। ठीक है, फोल्ड, फॉल्ट, ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स के अंडर में आती है। ओके। अंडर वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे भी कई जगहों की अलग अलग होती है, तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पर्टिकुलर रॉक में एग्जिबिट डिफरेंट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। तो अलग अलग जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है और जबकि रॉक आपको सेम मिल रही है, मगर तब भी वो क्या करेगी, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी अलग अलग हो सकती है, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है। दे ऑपरेट एट डिफरेंट डिफरेंशियल रेट, हो सकता है कि वो किसी और रेट से स्पीड से मीन्स टूटे या जुड़े, या किसी और रेट ऑफ स्पीड से उसका एक टाइप से की रॉक से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो, गिव राइज टू डिफरेंस इन ए टोपोग्राफी। तो इसी वजह से उस जगह की टोपोग्राफी भी क्या होती है, बदल जाती है। कहीं पे आपको माउंटेन्स बहुत दिखेंगे, कहीं पे आपको प्लेटू बहुत दिखेंगे, कहीं पे आपको प्लेन एरिया बहुत दिखेंगे। ठीक है। और कहीं पे रॉक्स का टूट टूट के सॉइल में कन्वर्ट हो जाना, और सॉइल को का इतना ज़्यादा उसमें ह्यूमस या प्रचुर मात्रा में जो उर्वरक है उनका मिलना, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट बन जाना, या वहाँ पे मिलने वाले जो ट्रीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मिलना, सब जगह एक ही जैसे ट्री आपको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होते हैं, सॉइल्स होते हैं। इसी वजह से
वहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। मीन्स आज भी हमें इतने सारे वेरिएशन हैं ट्रीज या एनिमल्स को लेके कि हम पूरी मीन्स अभी भी डिस्कवरी या नहीं हो पाई हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी डिस्कवर करने के लिए। अब आते हैं वेदरिंग में। डेनोटेशन प्रोसेस के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें क्या आएगी, वेदरिंग आएगी, मास मूवमेंट आएगा, इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशन आएगा, जिसमें कि हम पहला वेदरिंग स्टार्ट करते हैं। As very little or no motion of material take place in weathering. वेदरिंग का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, बहुत ही छोटे लेवल पे, वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स। आपको को ऐसे नॉर्मल आपको पता भी ना चले यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है, या ये प्लेट खिसक रही या ऊपर की क्रस्ट खिसक रही है, ठीक है, वो वेदरिंग के अंदर में आता है। इट इज एन इन सीटू और ऑन सीटू प्रोसेस। हो सकता है कि ये इंटरनल भाग में हो रही हो सकता है कि ये अपर पार्ट पे हो रही हो, ठीक है। Not only weathering process differ from climate to climate but also depth of the weathering या मेंटल, ठीक है। हो सकता है या ये चीज डेफिनेट है कि वेदरिंग केवल क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट, केवल क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करती। हो सकता है कि वो मीन्स अगर डेप्थ पे है तो डिफरेंट टाइप की वेदरिंग देखने को मिले आपको, और अगर अपर पार्ट पे हो रही है या आउटर पार्ट पे हो रही है डिफरेंट टाइप की वेदरिंग देखने को मिले आपको, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ ये। अब ये फर्स्ट पॉइंट, फ्रेश रॉक। फ्रेश रॉक आपको यहाँ मिल रही है, ये 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 इंटीरियर पे, ठीक है। ओजोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्ट्रेशन, कुछ केमिकल अल्ट्रेशन के बाद आपको ये रॉक मिलने लगी। केमिकल रिएक्शन के बाद एक नई टाइप की रॉक बन गई, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट टू गुड केमिकल अल्ट्रेशन, या तो काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल रिएक्शन हुई है या मॉडरेट हुई है या मध्यम मात्रा में, तो आपको इस टाइप की रॉक मिलने लगी, थर्ड टाइप, ठीक है। फिर अगर और ऊपर उससे आते हैं तो आपको क्ले मिलने लगेगी। यहाँ पे ये 4 नंबर ये क्ले, ये 4 नंबर ये क्ले। और अगर ऊपर आते हैं तो क्या मिलेंगे आपको, डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड मिलने लगेंगे उसमें सॉइल में, ठीक है, या रॉक में आप कह लें। हालांकि इतने ऊपर आने के बाद जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है तो उसका सॉइल ही बनेगी वो। फिर 6 नंबर पे आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, सॉइल विद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम। अब इसमें आयरन और एल्युमिनियम दोनों के ऑक्साइड मिलने लगेंगे। अभी तक जब फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे ये तो फ्रेश रॉक थी, इसमें किसी भी मिनरल्स या कंपोजिशन की इन्होंने बात नहीं करी बेसिकली, ठीक है। मगर जब हम 5th और 6th पोजीशन में पहुंचते हैं तब यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम और ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम दोनों मिलने लगते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे रॉक्स की टाइप भी कम है। मगर जैसे जैसे फिर प्रेसिपिटेशन बढ़ा, जितना ज्यादा बढ़ा उतने ज्यादा टाइप आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए ज्यादातर टाइप ऑफ द सॉइल आपको या रॉक्स इसी पोर्शन में मिले, क्यों, यहाँ प्रेसिपिटेशन काफी हाई है, 3000 mm के आसपास, ठीक है। फॉरेस्ट जोन ये आपको टुंड्रा में मिलेगा जहाँ पे, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, केवल प्रेसिपिटेशन नहीं साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको काफ़ी मिल रहा है और प्रेसिपिटेशन भी आपको काफ़ी मिल रहा है, तो दोनों ही रीज़न की वजह से यहाँ पे आपको कई टाइप्स की सॉइल मिल रही है या रॉक्स मिल रहे हैं। ये पोर्शन याद रखिएगा इस तरीके से, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है वो टुंड्रा, मीडियम है या मॉडरेट है स्टेपी, और फिर उसके बाद सवाना, ठीक है। ये टाइगा आएगा यहाँ पे, ये सेमी डेजर्ट या डेजर्ट आएंगे यहाँ पे, ये सवाना, फिर उसके बाद ये फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपको इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर की वजह से है, कि अगर आप अर्थ में इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से आपको वेरिएशन मिलेगा, फॉरेस्ट, सवाना, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट, स्टेपी, टैगा और टूंड्रा पोल पे, ठीक है। ये काफी अच्छा चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक ना। देर आर थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग। तीन मेजर ग्रुप्स हैं या तीन मेजर प्रोसेस हैं वेदरिंग की। एक केमिकल प्रोसेस, एक फिजिकल या मैकेनिकल कह लें, और थर्ड है बायोलॉजिकल। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने आपको कई टाइप्स के रॉक्स दिखाए, तो जैसे जैसे रॉक में चेंजमेंट आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, केमिकल रिएक्शंस। अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक टू डिकम्पोज। ये सारी चीजें प्रोसेस स्टार्ट होने लगती हैं। इसका डीपली आप केमिस्ट्री में डिस्कस पढ़ेंगे कि कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज। ये सारे रिएक्शन होने की वजह से रॉक क्या होती है, डिकम्पोज होती है, डिसॉल्व होती है, पानी में घुलती है, एंड रिड्यूस देम टू द फाइन प्लास्टिक स्टेट, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शन बाय द ऑक्सीजन सरफेस एंड और द सॉइल वाटर एंड अदर एसिड, ये जो रिएक्शंस हो रही हैं ये इसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन का मौजूद होना है, या वहाँ पे इंटीरियर पे या आउटर पे वाटर मिल रहा हो, या और भी एसिड मिल सकते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये सब केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के अंडर में आते हैं। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व इन वाटर और एसिड। जो सॉल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, केवल मिश्रण नहीं है। व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व इन वाटर और एसिड, जब कोई भी चीज पानी में या एसिड में घोली जाती है, तो वाटर और एसिड विद डिसॉल्व का कंटेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। तो वो वाटर और या एसिड डिसॉल्व कंटेंट के साथ सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, on coming in contact with water many solid disintegrate and mix up as a suspension in water। क्या होता है, when coming in contact with water many solid disintegrated, जब ये सॉलिड कांटेक्ट वाटर की कांटेक्ट में आते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। अगर सपोज दैट ये पहले एक ही थे तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से और को और भी ब्रेक हो जाए आगे चल के, और ये ब्रेक हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये एक टाइप की रॉक थी और ये दूसरे टाइप की रॉक थी। सपोज दैट ये इग्निशियस थी और ये सेडिमेंट्री थी, इसके पार्टिकल भी सेपरेट हुए। ठीक है, इस तरीके से, और ये चेन अभी कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। मैं तो एक सिर्फ एक या दो स्टेज समझा रहा हूँ आपको। हो सकता है ये पार्टिकल मिलके नई रॉक बना दी। ठीक है, जब ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कॉन्टिन्यूअस ब्रेक होते रहे तो क्या होगा, ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिक्स अप सस्पेंशन इन वाटर सोल्यूबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। इस तरीके से जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बना देते हैं, नाइट्रेट्स बना देते हैं, सल्फेट बना देते हैं, या पोटेशियम, और भी बहुत सारी चीजें आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, प्रेजेंट इन ए लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन में चूना पत्थर में मौजूद होता है, आर सोल्यूबल इन वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या होता है ये, आप जानते हैं कि पानी में घुलनशील है, ओके, और इसमें कार्बोनिक एसिड है, फॉर्म विद एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड आर कैरिड अवे इन वाटर एज सोल्यूशन। और क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं तो आपको मालूम है कि घरों वगैरह में, पुताई वगैरह में, या वाइट वॉशिंग के समय इसका काफ़ी बड़े मात्रा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाते हैं आसानी से और इसको हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ठीक ना, कार्बोनेशन क्या चीज़ है, carbonation is the reaction of the carbonate and bicarbonate with minerals and is a common process helping the breaking down of the feldspar and carbonate minerals। Carbonation क्या है, is the reaction of carbonate and bicarbonate, या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन है विद मिनरल्स, अदर मिनरल्स के साथ, इज अ कॉमन प्रोसेस। ये एक बहुत ही आम रिएक्शन है जो होती रहती है और जो फेल्डस्पार और कार्बोनेट जैसे मिनरल्स में को क्या करती है, ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल एयर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, ठीक है, एयर इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? या तो एटमॉस्फेयर से ली जाएगी, ठीक है, और या तो सॉइल क्या करती है, एयर से भी लेती है, ठीक है। सॉइल एंड एयर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, ठीक है, दोनों हो सकता है कि वाटर से ले, मींस कई सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ओके। तो कार्बोनेशन क्या है? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का विद मिनरल्स या किसी अदर मिनरल्स के साथ रिएक्शन होना, ठीक है। हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन इज ए केमिकल एडिशन ऑफ द वाटर। हाइड्रेशन में क्या होता है कि किसी भी मिनरल्स के साथ और वाटर ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स टू जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट, आप अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो कैल्शियम सल्फेट का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैल्शियम सल्फेट जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या बना देगा, जिप्सम, विच इज मोर अनस्टेबल देन कैल्शियम सल्फेट, जो कि और अनस्टेबल होता है कैल्शियम सल्फेट की कंपैरिजन में। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड लॉन्ग। हालांकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है मगर लॉन्ग है, ठीक है। Continued repetition of this process cause fatigue in the rocks and may lead to their disintegration। अगर ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, गिव मी अ सेकेंड। पानी का किसी मिनरल्स के साथ जुड़ना या उससे हटना, अगर ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी तो क्या हो जाता है, रॉक्स में दरार पड़ जाती है। कई जगहों पे, सिर्फ एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या होता है कि ये रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो सॉइल बनती है। द वॉल्यूम चेंज इन मिनरल ड्यू टू हाइड्रेशन विल आल्सो हेल्प इन ए फिजिकल वेदरिंग थ्रू द एक्सफोलिएशन एंड ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन। हाँ, फिजिकल वेदरिंग मतलब इस तरीके से जब रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रेशन होता है तो रॉक्स टूटती हैं। टूट टूट के डेफिनेटली है, अगर ऊपर टूट रही हैं किसी हाई एरिया पे तो डेफिनेटली टूट टूट के वो नीचे आएंगी। तो ये क्या होगी, एक वन टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग होगी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी हमने कार्बोनेशन हाइड्रेशन देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर आयरन। ऑक्सीडेशन आपको ज्यादातर मीन्स ये प्रोसेस देखने को मिलेगी कहाँ, आयरन के साथ, मैग्नीशियम सल्फर के साथ। रेड कलर ऑफ आयरन अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न इनटू ब्राउन और येलो, जैसे कि आपने जंक देखी होगी, ठीक है। रेड कलर का आयरन अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन या येलो कलर में, ठीक है। व्हेन oxidized minerals are placed in environment where oxygen is absent, reduction take place। अगर हम किसी ऐसे मिनरल्स को वहां रखते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है तो उससे रिएक्शन करता है, वो ऑक्सीडेशन, वो प्रोसेस कहलाती है। मगर अगर हम मिनरल्स को ऐसी जगहों पे रख रहे हैं, ऑक्सीडाइज मिनरल्स हैं पहले से ही, और उसको ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो डेफिनेटली उससे ऑक्सीजन निकलेगी और उसको हम रिडक्शन कहेंगे उस प्रोसेस को, ओके। कंडीशन एग्जिस्ट यूजुअली बिलो द वाटर टेबल। ज्यादातर ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी जहाँ, बिलो द वाटर टेबल, इन द एरिया ऑफ स्टैग्नेंट वाटर एंड वाटरलॉग ग्राउंड। क्योंकि उन जगहों पे वाटर टेबल, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ वाटर है और इस टेबल के नीचे, तो यहाँ पे आपको काफी हद तक क्या मिलेगा, स्टेबल वाटर मिलेगा। जब स्टेबल वाटर जहाँ पे हमें मिलता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि फ्लो, जहाँ पे वाटर का कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है वहां पे आपको इतनी गंदगी या काई वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, मगर अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है, स्टेबल कंडीशन में है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे कई सारे एसिड भी मिल सकते हैं, कई सारे अदर न्यू थिंग्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर स्टेबल है तो उसको रिएक्शन करने में काफी समय मिल रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस चल रही,
जब कॉन्टिन्यूस रिएक्शन कोई चलेगी तो डेफिनेटली बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स या नए केमिकल बन जाएंगे। मगर अगर फ्लो हो रहा है वाटर तो फिर उसको केमिकल रिएक्शन करने का इतना समय ही नहीं मिल रहा। ओके ना, ये तो रही केमिकल वेदरिंग की बात। अब आते हैं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस पे। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, गिव मी अ सेकंड। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।